सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस। इससे पहले हमने चैप्टर 12 पढ़ लिया है और चैप्टर 12 अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस। इसके बारे में हमने थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है, डिफिनीशन पढ़ी थी शायद, तो आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो इनकैप्सुलेशन में एक वर्ड है कैप्सूल। तो कैप्सूल क्या करता है? मेडिसिन को आउटर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है। उसी तरह इनकैप्सुलेशन क्या है कि प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग बोथ डेटा एंड फंक्शन टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम आउटर कोड। तो सेम उसी तरह इनकैप्सुलेशन भी वर्क करता है। तो क्लास में होता क्या है? क्लास में होते हैं वेरिएबल्स और फंक्शंस। यही होते हैं क्लास में जो जावा का प्रोग्राम होता है। तो वेरिएबल्स क्या करते हैं? ये कंटेन एट्रीब्यूट टू रिप्रेजेंट क्लास। इसमें डेटा स्टोर होता है, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया। ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनमें डेटा स्टोर होता है कि इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 10 है। और जो मेथड्स होते हैं ये वर्क करते हैं। इनके अंदर हम वेरिएबल्स को यूज करके कोई फंक्शन कराते हैं। तो मेथड का काम हो गया वर्क कराना और वेरिएबल्स का काम हो गया डेटा और वैल्यूज़ को स्टोर करना। और यही कंप्लीटली क्लास होती है। इसे ही हम कह सकते हैं एक सिंगल यूनिट जिसको बाइंड करता है विद द हेल्प ऑफ इनकैप्सुलेशन। अब कुछ एग्जांपल्स हो गए, जैसे एक हमने प्रोग्राम बनाया कैलकुलेटर का। इसमें हमने दो वैल्यूज़ ली ए और बी, तो ये क्या हो गया? ये वेरिएबल्स हो गया। और कई सारे मेथड्स हम बनाएंगे सम करने के लिए, प्रोडक्ट करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये क्या हो गया? ये पूरा कैलकुलेटर का प्रोग्राम होगा। इसमें वेरिएबल्स में डेटा स्टोर है और मेथड जो सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई ये वर्क करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल्स और मेथड्स, इन सबको बाइंडिंग और ये इनकैप्सुलेशन, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सेस स्पेसिफायर। तो एक्सेस स्पेसिफायर ही बताते हैं कि आपके डेटा को कौन कौन चेंज कर सकता है या फिर इनहेरिट कर सकता है। ये सब चीज़ें कौन कौन कर सकता है। तो 3 एक्सेस स्पेसिफायर हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, जो हम फंक्शन के पहले लगाते हैं और इसे हम वेरिएबल के पहले भी लगा सकते हैं। जैसे हमने पहले एग्जांपल में भी देखा होगा पब्लिक वाइड डिस्प्ले। तो ये पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इन सब का वर्क क्या होता है ये देखेंगे। सबसे पहला है पब्लिक स्पेसिफायर। तो पब्लिक स्पेसिफायर क्या होता है? जो इस पब्लिक स्पेसिफायर के अंदर जो वेरिएबल्स और मेथड डिक्लेयर किए जाएंगे वो आउटसाइड क्लास कहीं पर भी एक्सेस हो सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि पैकेज क्या होता है, क्लास क्या होता है। पैकेज के अंदर सेम टाइप की लगभग, जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो, वो क्लासेस होती हैं। अगर आपने पब्लिक स्पेसिफायर का यूज किया है तो आउटसाइड द क्लास कहीं से भी आप इस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक क्लास है। अगर आपने कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया है तो आप सेम पैकेज के अंदर, क्योंकि सेम पैकेज के अंदर कई सारी क्लासेस होती हैं, तो सेम पैकेज के अंदर आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं जो पब्लिक स्पेसिफायर यानी पब्लिक कीवर्ड का यूज करके जो आपने बनाया है फंक्शन या फिर वेरिएबल। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट स्पेसिफायर। सो प्राइवेट स्पेसिफायर है, मतलब इसके अंदर जो वेरिएबल्स और मेथड डिक्लेयर किए गए हैं वो सिर्फ सेम क्लास के अंदर ही एक्सेस किए जा सकते हैं। दूसरी क्लास अगर सेम पैकेज की भी है तो वो भी एक्सेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये प्राइवेट स्पेसिफायर है, सिर्फ सेम क्लास वाले ही एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर। प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर आप सेम क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं और सेम पैकेज के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो वो क्लास जिस पैकेज में है उसके अंदर जो और भी सारी क्लासेस हैं वो क्लासेस भी इसको एक्सेस कर सकती हैं। तो प्रोटेक्टेड कहीं ना कहीं अगर आपने कोई स्पेसिफायर नहीं यूज किया है तो उसके इक्वल ही है प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर। नेक्स्ट है हमारा एक टेबल है जो विजिबिलिटी रूल्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर, मतलब जो कई सारे एक्सेस स्पेसिफायर हैं तो वो कहाँ कहाँ वो विजिबल हैं या फिर कहाँ कहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे पब्लिक है वो सेम क्लास में भी है, आप एक्सेस कर सकते हैं। अदर क्लास सेम पैकेज, सब क्लास अदर पैकेज, ये सब क्लास होती है, मतलब कि एक क्लास है सेम पैकेज में, अब इसकी जो सब क्लास है वो दूसरे पैकेज में बनी हुई है, तो वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस टेबल को देख लीजिएगा, काफ़ी आसान सिंपल सी टेबल है और इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स आपको पता है नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन। तो कई सारे वेरिएबल्स होते हैं एक प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले 4 हैं, लोकल वेरिएबल, आर्गुमेंट वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। सबसे पहले लोकल वेरिएबल, तो जितने भी फंक्शंस के अंदर जो हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं वो सारे लोकल वेरिएबल्स होते हैं, या फिर जो ब्लॉक के अंदर होते हैं वो सारे लोकल वेरिएबल्स होते हैं। तो इनका स्कोप क्या है, मतलब वो सेम
ब्लॉक के अंदर ही यूज कर सकते हैं। मतलब आपने सेम ब्लॉक के अंदर एक वेरिएबल बनाया तो उसका यूज आप अंदर ही कर सकते हैं, दूसरे फंक्शन में उस वेरिएबल का यूज करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। दूसरा है आर्गुमेंट वेरिएबल। आर्गुमेंट वेरिएबल होते जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं, जो जैसे आपने एक फंक्शन बनाया तो उसके ब्रैकेट में जो आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं उन्हें हम आर्गुमेंट वेरिएबल बोलते हैं। और इनका स्कोप भी सेम लोकल वेरिएबल की तरह है, जिस मेथड में आपने बनाया तो उसी मेथड में ही आप उसे यूज कर सकते हैं। तीसरा है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, जो ब्लॉक के अंदर नहीं ब्लॉक के बाहर हम बनाते हैं और क्लास के अंदर होते हैं। जो क्लास के अंदर क्लास बनाने के जस्ट बाद जो वेरिएबल्स होते हैं मोस्टली, उन्हें हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। ये नॉन स्टैटिक होते हैं, मतलब इनके आगे स्टैटिक नहीं लिखा होता, इसलिए इन्हें हम नॉन स्टैटिक है इसलिए इसे हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। नॉन स्टैटिक है इसका मतलब ये हुआ कि इनकी वैल्यूज़ होती हैं वो यूनिक होती है। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो उस इंस्टेंस वेरिएबल की उस ऑब्जेक्ट के लिए एक वैल्यू होगी, अगर आपने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो उस ऑब्जेक्ट के लिए उस इंस्टेंस वेरिएबल की दूसरी वैल्यू होती है। तो इनकी वैल्यूज़ यूनिक होती हैं हर ऑब्जेक्ट के लिए, और इसे इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। ये क्लास मतलब क्लास के अंदर वेरिएबल डिफाइन किए जाते हैं, लेकिन ब्लॉक के ऊपर ही होते हैं, किसी ब्लॉक के अंदर नहीं होंगे। लास्ट है हमारा क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल वो होते हैं, ये भी ब्लॉक के अंदर नहीं बनाए जाते, ब्लॉक के बाहर बनाए जाते हैं, क्लास के जस्ट बाद बनाए जाते हैं, लेकिन इनमें एक डिफरेंस है कि इनके आगे स्टैटिक लिखा होता है। ये स्टैटिक वेरिएबल होते हैं और ये क्लास वेरिएबल भी होते हैं। तो जो इंस्टेंस वेरिएबल के आगे स्टैटिक लिखा है वो सारे क्लास वेरिएबल हो गए। और स्टैटिक वेरिएबल या फिर क्लास वेरिएबल जो होते हैं, इनकी यूनिक कॉपी नहीं होती, इनकी सिर्फ एक कॉपी होती है जो सारे इंस्टेंस या फिर सारे ऑब्जेक्ट्स के पास जो सेम होती है वही होती क्लास वेरिएबल। इन सब की डिफरेंट कॉपीज़ नहीं होती इंस्टेंस वेरिएबल की तरह। तो अब हम एक प्रोग्राम की हेल्प से समझेंगे कि वेरिएबल्स कौन कौन से किस किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये एक आपको एग्जांपल दिख रहा होगा प्रोग्राम का। सबसे पहले इसमें एक है स्टैटिक डबल पाई। तो इसमें स्टैटिक लगा है इसलिए ये कौन सा वेरिएबल होगा, क्लास वेरिएबल होगा। ये किसी ब्लॉक के अंदर नहीं है, ये सिर्फ क्लास के अंदर है, ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं बना, इसलिए ये इंस्टेंस वेरिएबल होगा। पर स्टैटिक लगा है तो ये क्लास वेरिएबल होगा। नेक्स्ट है इंट रेडियस। ये इंट टाइप का है और ब्लॉक से बाहर है, तो ये कौन सा हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। फिर नेक्स्ट फंक्शन है कैलकुलेट फंक्शन है। इसमें इंट लगा हुआ है, मतलब कि ये एक रिटर्न टाइप फंक्शन है। इसके अंदर आगे इंट आर है, ये क्या है, एज अ आर्गुमेंट है, तो ये कौन सा वेरिएबल हो गया, आर्गुमेंट वेरिएबल हो गया। ये डिफिनीशन वाली लाइन में है तो इसे आर्गुमेंट वेरिएबल बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है डबल एरिया, जो नीचे इस कैलकुलेट के अंदर एक फंक्शन है, सॉरी एक वेरिएबल है डबल एरिया। तो ये डबल टाइप का है और ब्लॉक के अंदर है, तो इसको हम लोकल वेरिएबल बोलेंगे। जो ब्लॉक के अंदर होता है उसे लोकल वेरिएबल बोल देंगे। तो ये एक लोकल वेरिएबल हो गया। फिर नेक्स्ट है वाइड डिस्प्ले, एक दूसरा फंक्शन है, इसके अंदर भी एक इंट ए, तो इसे भी हम लोकल वेरिएबल ही बोलेंगे। तो सब लगभग सबके एक एक एग्जांपल आपको मिल गए, और आई होप कि अब आपको वेरिएबल से रिलेटेड या फिर स्कोप से रिलेटेड ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ आपका इनकैप्सुलेशन का टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है इनहेरिटेंस। So inheritance is similar as heredity in biology. One class acquires the properties of another class. तो जो another class होती है वो old class की चीज़ों को रीयूज करती है और थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी करती है। तो मतलब होता क्या है कि जो पहले क्लास में हमने कुछ चीज़ें बना रखी हुई हैं तो उनको रीयूज कर लेता है और दोबारा से फिर से उस क्लास में नहीं लिखना पड़ता। तो इनहेरिटेंस एक तरीके से हम लोग को हेल्प करता है। तो जो डिराइव्ड क्लास होती है वो उसको हम चाइल्ड क्लास बोलते हैं या फिर सब क्लास बोलते हैं, और जो जिससे हम डिराइव करते हैं उसे हम सुपर क्लास, बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास बोलते हैं। तो ये नाम याद रखिएगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। और जो अभी इतना पढ़ा है ये फर्स्ट चैप्टर में ये सब कुछ हो चुका है। इनहेरिटेंस का एक प्रोग्राम भी दिया हुआ है, पर इनहेरिटेंस के प्रोग्राम्स कभी भी नहीं आए, मतलब अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें क्लास 10 में इनहेरिटेंस का प्रोग्राम कभी नहीं आया है। ये क्लास 12 का टॉपिक है प्रोग्राम वगैरह। तो अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं, अगर ज़रूरत होगी तो फिर से वीडियो बना देंगे प्रोग्राम पर। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस हम कई फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं, तो वो पढ़ेंगे सबसे पहले। तो पहला है सिंगल इनहेरिटेंस, मतलब एक बेस क्लास है, दूसरी सब क्लास है, एक पेरेंट क्लास है, दूसरी चाइल्ड क्लास है, तो सिंपल इनहेरिटेंस हो गया। दूसरा है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब कि इस बार पेरेंट्स क्लास 2 हैं
उनसे हमने इनहेरिट किया है एक सब क्लास में। तो 2 बेस क्लास हो गई, एक सब क्लास हो गई, 2 पेरेंट हो गए, एक चाइल्ड हो गया, तो इसे मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, बेस क्लास एक होती हैं और उसके नीचे मल्टीपल सब क्लास या फिर चाइल्ड क्लास होती हैं, तो उसे हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। फोर्थ है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सो हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है जब हम कई सारे इनहेरिटेंस फॉर्म को यूज करते हैं एक साथ। तो जैसे इसमें क्या है, सबसे पहले हमने यूज किया है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, उसके बाद हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो इन दोनों को फ्यूज किया है तो हमारा बन गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया। नेक्स्ट है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। से एक क्लास हमने इनहेरिट करी, तो एक समझो मतलब सबसे पहले हमने एक सिंगल इनहेरिटेंस किया, उसके बाद जो इनहेरिटेड क्लास है, जो चाइल्ड क्लास है, उससे हमने फिर से इनहेरिटेंस यूज किया और नीचे एक और चाइल्ड क्लास बना दी, तो उसे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। मतलब यहाँ पर एक पेरेंट भी है और चाइल्ड भी है। सबसे पहले एक पेरेंट है, उसका एक चाइल्ड है, फिर वो चाइल्ड एक का और पेरेंट है, तो कई सारे लेवल्स में इनहेरिटेंस हुआ, तो हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है कि नीड ऑफ इनहेरिटेंस क्या क्या ज़रूरतें। सबसे पहले कि ये रीयूजेबल प्रोवाइड करता है, आप एक बार कोड लिख के उसको कई सारे नीचे पर इनहेरिट करके यूज कर सकते हैं। और ओरिजिनल क्लास में जब चेंजेस आते हैं तो जो नीचे चाइल्ड क्लास है उसमें भी चेंजेस दिखते हैं, उसमें भी चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और नोट्स डाउनलोड कर लेना और पढ़ते रहना। बाय बाय।